टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 3 पृथ्वी की गतिशील धरातल। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी का अंतरिक्ष बहुत गर्म है। भूकंप और ज्वालामुखी कुछ सक्रिय पट्टियों के सहारे केंद्रित है। भूस्पष्ट की शैली के प्रकार और धरातल परिवर्तनशील है। धरातल लक्षणों की विशेषता उनका गतिशील होना। उनकी यह गतिशीलता दो शक्तियों है, आंतरिक एवं बाह्य, का परिणाम है। आंतरिक शक्ति वे है जो धरातल के नीचे से उत्पन्न होती है। इसी शक्ति के परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे घुस जाता है। ये शक्तियाँ धरातल को अनियमित अथवा उबड़ खाबड़ बनाने का प्रयत्न करती है, जबकि बाह्य शक्तियाँ धरातल के ऊपर क्रियाशील रहती है। ये शक्तियाँ अनाच्छादन की प्रक्रिया द्वारा धरातल की अनियमितता को समाप्त करके उसे समतल बनाने का प्रयत्न करती है। अनाच्छादन की प्रक्रिया के विषय में हम अगले पाठ को में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करें। उद्देश्य इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप भू संतुलन की परिभाषा बता सकेंगे। पृथ्वी के धरातल के उच्चवक्ष के लक्षणों की विधिता का वर्णन कर सकेंगे। विभिन्न प्रयोगों द्वारा भू संतुलन समस्या की व्याख्या कर सकेंगे। एरी और प्रिंट के विचारों और उनके विचारों की भिन्नता को साझा कर सकेंगे। महाद्वीप विस्थापन की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे। महाद्वीप विस्थापन के परिणामों को गिना सकेंगे। प्लेट वितरणी की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे। विश्व मानचित्र पर विभिन्न प्लेटों को पहचान कर उनकी अवस्थिति दिखा सकेंगे। प्लेट संचलन के रचना तंत्र को स्पष्ट कर सकेंगे। विभिन्न प्लेट सीमाओं और उससे संबंधित लक्षणों को पहचान सकेंगे। पृथ्वी पर जल और स्थल के वितरण की व्याख्या कर सकेंगे और प्लेट सीमाओं और भूकंप एक ज्वालामुखी के मध्य संबंध स्थापित कर सकेंगे। भू संतुलन की अवधारणा। आइसोसेस्टी भू संतुलन शब्द ग्रीक भाषा के आइसोसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है संतुलन की स्थिति। आप जानते हैं कि हमने ऐसा देखा भी हुआ है कि पर्वतों के बहुत से शिखर होते हैं और उनकी ऊंचाइयां भी अधिक होती है। इसी तरह से पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है और मैदान समतल होते हैं। पठारों की ऊंचाई सामान्य जबकि मैदानों की बहुत कम होती है। इसके विपरीत समुद्र तलों और गहराइयों की गहराई बहुत अधिक होती है। इन उच्चवक्षों की ऊंचाई में बहुत अंतर होता है। आप यह भी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी पर परिभ्रमण कर रही है और उसने अपने विधित भू लक्षणों में संतुलन बना रखा है। अंत पृथ्वी को समस्थिति की अवस्था में माना जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने हाथों में भिन्न ऊंचाइयों जैसे 5 और 15 इंच की वाले लंबवत टुकड़ों सीधे पकड़े हुए एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं। क्या आपको अपने शरीर और उन टुकड़ों के साथ समस्या बिठाने में कोई कठिनाई होती है? निश्चित रूप से लंबे टुकड़ों की अपेक्षा छोटे टुकड़े के साथ संतुलन बनाए रखना आसान होगा। ऐसा गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कारण होता है। लंबे टुकड़े की तुलना में छोटे टुकड़े के साथ गुरुत्व केंद्र आपके हाथ के अधिक पास होगा। इस प्रकार से छोटे धरातलीय लक्षण जैसे मैदान ऊंचे पर्वतों की तुलना में अधिक स्थिर होंगे। भू संतुलन एआरी के विचार। भूवैज्ञानिक एआरी ने विभिन्न स्तंभों जैसे पर्वत, पठार और मैदान आदि के घनत्व को एक जैसा माना है। अंत उसने भिन्न मोटाइयों के साथ एक समान धरातल के विचार को सुझाया। आप जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के
पदार्थों से बनी है। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इसे सिलियन के नाम से जाना जाता है। इसे नीचे की परत से कम धरातल वाला एरारी ने माना कि सिलियल से बनी भूपट्टी सीमा सिगला और मैग्नीज नीचे की अधिक धरातल वाली परत के ऊपर तैर रही भूपट्टी की परत का घनत्व एक समान है, जबकि उसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग। इसलिए ये स्तंभ अपनी ऊंचाई के अनुपात में दुर्बलता मंडल में धंसे हुए हैं। इस कारणवश इनकी जड़ें विकसित हो गई अथवा नीचे गहराई में सीमा विस्थापित हो गया। इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए एरारी ने विभिन्न आकारों के लकड़ी के टुकड़े लिए और उन्हें पानी में डुबा दिया। चित्र 3.1 के सभी टुकड़े के एक जैसे धरातल के हैं। ये अपने आकार के अनुपात में भिन्न भिन्न गहराई तक पानी में डूबते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के धरातल पर अधिक ऊंचाई वाले भूलक्षण उसी अनुपात में अधिक गहराई तक धंसे होते हैं, जबकि कम ऊंचाई वाले लक्षणों की जड़ छोटी होती है। यह अधिक गहराई तक धंसी हुई जड़ें ही हैं जो लंबे ऊंचाई वाले भूभागों को स्थिर रखे हुए हैं। उनका विचार था कि भूभाग एक नींव की तरह है। मेगा वाले दुर्लभता मंडल अंत स्तर पर तैर रहे हैं। इस अवधारणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की जड़ समुद्र स्तर से 784 मीटर नीचे होनी चाहिए। 8,848 गुना 8 बराबर 73,784। एआरई की इस बात को लेकर आलोचना हुई है कि जड़ का इतनी गहराई पर रहना असंभव नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई पर विद्यमान उच्च तापमान जड़ के पदार्थों को पिघला देगा। चित्र 3.1 का एआरई के भूसंतुलन के विचार का चित्र। चित्र 3.1 ख भूसंतुलन की स्थिति। ये हॉक्स बीडीएल हॉक्स पर आधारित भूसंतुलन। प्लेट के विचार। प्लेट के विभिन्न ऊंचाइयों के भूभागों में भिन्न भिन्न धरातल का माना है। ऊंचे भूभागों का धरातल कम है, जबकि कम ऊंचाई वाले भूभागों का अधिक। दूसरे शब्दों में ऊंचाई और घनत्व के में विपरीत संबंध है। अगर कोई ऊंचा स्तंभ है तो उसका घनत्व कम होगा, और अगर कोई स्तंभ छोटा है तो उसका घनत्व अधिक होगा। इसको सही मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि विभिन्न ऊंचाइयों के सभी स्तंभों की क्षतिपूर्ति अंत स्तर की एक निश्चित गहराई पर हो जाती है। इस प्रकार से एक सीमा रेखा खींच दी जाती है जिसे ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों का समान दबाव पड़ता है। अंत उसने चित्र 3.2 का भूसंतुलन पर प्लेट के विचार का प्रयोग। चित्र वही है ख स्थलमंडलीय टुकड़ों की क्षतिपूर्ति का चित्र। आंतरिक मैदान पठार तख्ती मैदान एआरई के आधार पर या जड़ अवधारणा को खनिज कर दिया है। क्षतिपूरक स्तर की अवधारणा को स्वीकार किया। उसने अपनी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए समान भार वाली भिन्न भिन्न धरातल की वस्तु के छड़ें ली और उन्हें पार कर दिया। चित्र 3.2 इस प्रकार से इन छड़ों के द्वारा उन्होंने एक रेखा बना दी। इसे उन्होंने क्षतिपूरक स्तर माना। एआरई और प्लेट के विचारों में अंतर। एआरई और प्लेट के विचारों में भिन्नता को एक सरणी के रूप में रखकर अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। एरिया के विचार। भूपट्टी के पदार्थ में एक समान घनत्व भिन्न भिन्न गहराई तक जड़ पहुंचती है। पर्वतों के नीचे गहरी जड़ और मैदानों के नीचे छोटी जड़ है। चित्र 3.1 प्लेट के विचार। भूपट्टी के मैदानों के घनत्व में भिन्नता।
एक समान गहराई जिस तक भूपट्टी का पदार्थ पहुंचता है, किसी प्रकार की जड़ नहीं परंतु क्षतिपूरक स्तर का होना। चित्र 3.2 भूमंडलीय भूसंतुलन समकक्ष। आप चित्र देख सकते हो। पर्वत श्रेणी का आच्छादन, उत्थान शिली और प्रवाह सीमा, अधस्तर, अवतलन, निरीक्षण, परिवहन। भूमंडलीय संतुलन के समकक्ष का रचना तंत्र। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पृथ्वी पर पूर्ण भूसंतुलन नहीं है। पृथ्वी अस्थिर है। आंतरिक शक्तियाँ अक्सर भूपट्टी के संतुलन को भंग कर देती है। एक निश्चित पेटी में नियमित भूकंप और ज्वालामुखी उद्भेदन असंतुलन को दर्शाते हैं। इसलिए लगातार एक प्रकार के समकक्ष की सफलता बनी रहती है। आंतरिक शक्तियाँ और उनके वतनिक प्रभाव धरातल पर असंतुलन के कारण, परंतु प्राकृतिक हमेशा समस्थितिक समकक्ष स्थापित करने का प्रयत्न करती है। बाह्य शक्तियाँ पृथ्वी के धरातल पर आए अंतरों को दूर करने का प्रयत्न करती है और इस प्रक्रिया में वह ऊंचे भूभागों से पदार्थ को खरुच कर बहुत दूर ले जाते हैं, निचले भागों में निक्षेपित कर देती है। इस प्रक्रिया में निक्षेपण के स्थान पर धंसाव द्वारा नीचे के पदार्थों के प्रवाह के कारण एवं खुरचने के स्थान पर अनुखुरचातन के अनुपात में उत्थान द्वारा भूमंडलीय संतुलन बना रहता है। चित्र 3.3 महाद्वीपीय विस्थापन। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार 28 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का समस्त भूभाग एक साथ जुड़ा हुआ था। इस सुविशाल महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। इस अनेक महाद्वीप के चारों ओर एक विराट महासागर था जिसका नाम पैंथालासा था। 28 से 15 करोड़ वर्ष पूर्व यह अंतरिक्ष रूप से उत्तरी तथा दक्षिण भागों में टूट गया, जिन्होंने लॉरेशिया, अंगारालैंड तथा गोंडवालैंड के रूप में जाना गया। दोनों एक दूसरे से अलग हटते गए तथा इनके बीच पैंथालासा द्वारा पानी भरने से एक उथला समुद्र मैदान हो गया, जिसे टेस्थिल सागर के नाम से जाना गया। बाद में लॉरेशिया और गोंडवालैंड एक दूसरे से अलग हटते गए और अंत इन्होंने एक दूसरे से दूर हटकर पृथ्वी पर भूभाग और जल के वातावरण रूप को धारण कर लिया। चित्र 3.4 ये देखिए दिखा रहा है इसमें ऊपरी कनिफेरस आदि न्यूनतम। इसमें देखिए चित्रों में कुछ फर्क आ रहा होगा। इसमें देखिए अति न्यूनतम में है ना, और इसमें देखिए पूर्ण अभिन्यूतन पेंजिया। ये ए वेगनर पर आधारित। ये पहले ऐसा था दोस्तों, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। ये चित्र 3.4 है पेंजिया। सबसे नीचे पेंजिया का चित्र आपको दिखा दिया है। विस्थापन के प्रमाण। बैनर के भूगर्भीय भूतकाल में भूभाग के एक होने के पक्ष में कई प्रमाण दिए। ये प्रमाण ऐसे हैं जिन्हें आज भी नकारा नहीं जा सकता। जिंगसाफिट दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट के समान है, जो समुद्र में कुछ गहराई तक जाकर इसके अनुसार हो जाता है। कुछ सीमा तक तटीय क्षेत्र और महासागरीय निगन तख्त समुद्री लहरों द्वारा बदल दिए गए हैं। इस चित्र भी देख लेते हैं एक बार। ग्रीनलैंड, यूरोप, उत्तर अमेरिका।
अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। चित्र 3.5 महाद्वीपीय विस्थापन का बैनर का मानचित्र। अंटार्कटिक महासागर के सीमावर्ती महाद्वीपों का एक दूसरे के अनुरूप होना। भूगमीय समानताएं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में दक्षिणी अंटार्कटिक तट के पर्वत तंत्रों के दोनों महाद्वीपों में विस्तार की समानता है। कोयला और वनस्पति संबंधित प्रमाण। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कोयले और वनस्पति का वितरण ये सिद्ध करता है कि भूवैज्ञानिक काल में यह एक साथ जुड़े हुए थे। इन भूभागों पर कार्बोनिफेरस काल में उच्च स्तरीय हिमनदीय निरपेक्ष एक दूसरे से मेल खाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह एक समय एक साथ थे। आज ये विभिन्न जलवायविक क्षेत्रों में है। वैगनर द्वारा दिए गए उत प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य प्रमाण, जिनका बाद में पता चला, भी महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करते हैं। पूरा चुंबक क्रस्तव के प्रमाण। पूरा चुंबक क्रस्तव भिन्न युगों में ध्रुव की दिशा का अध्ययन है। चुंबक से प्रभावित होने वाले खनिज जैसे हेमलाइटेड, पेरोटाइटेड, मैग्नेटाइटेड आदि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में होते और उस समय मैग्मा के घनीभवन में दर्ज हो जाते हैं। ये पता चला है कि इसमें समय समय पर परिवर्तन हुआ और ध्रुवों की स्थिति बदलती रही, किंतु ये परिवर्तन संपूर्ण पृथ्वी के लिए संभव नहीं था। अंत यह भूखंडों में परिवर्तन है, न कि संपूर्ण पृथ्वी में, जो कि सिद्ध करता है कि महाद्वीपीय अपनी स्थिति बदलते रहे हैं। समुद्री अधस्तल का विस्तारण। मध्य अंटार्कटिक तट के सारे मैग्मा समुद्र की सतह पर आकर ठोस हो जाता है। इसे एक नए क्षेत्र का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है। यह महाद्वीपीय खंडों का विचलन कर रहा है, जिससे अंटार्कटिक महासागर का आकार बढ़ रहा है। इसको ही समुद्र अधस्तल का विस्तारण कहते हैं। यह महाद्वीपों के विस्थापन का अनूठा उदाहरण है। समुद्र अधस्तल के विस्तारण और पूरा चुंबक क्रस्तव के अध्ययन द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के स्पष्टीकरण के ही सामान्य रूप से प्लेट वितरणिकी के रूप में जाना जाता है। ये चित्र देखिए, चित्र में भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये पूरा है, इसमें जम गया और ये एंड में ऐसा हो गया, मतलब पूरा मैदान बन गया। ये चित्र 3.6 महाद्वीपीय दरारों की अवस्थाएं और नए अधस्थलों का बनना। प्लेट वतनिकी। पृथ्वी की बाह्य ठोस और कठोर परत को भूस्पष्ट कहा जाता है। इसकी मोटाई सब जगह एक समान नहीं है। ये महासागरों के नीचे कहीं केवल 5 किलोमीटर मोटी है, परंतु कुछ पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई 17 किलोमीटर तक है। भूस्पष्ट के नीचे सघन शैलें पाई जाती है, जिन्हें मेटल कहते हैं। मेटल का ऊपरी भाग धरातल के औसतन 100 किलोमीटर की गहराई तक ठोस है। ये ठोस मेटल तथा ऊपरी भूस्पष्ट मिलकर तुलनात्मक रूप से एक कठोर खंड का निर्माण करते हैं, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। मेटल 100 से 250 किलोमीटर की गहराई के बीच आंशिक रूप से पिघला हुआ है। हम इस क्षेत्र को दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसे मोह अस्तित्व भी कहते हैं। यह भूकंप वैज्ञानिकी मोहोरोविक का संक्षिप्त नाम है। इसने इसे खोजा था। इन सब बातों को आप पिछले पाठ में
पड़ चुके हैं। स्थलमंडल कई खंडों में विभाजित है। इन खंडों को ही प्लेट कहते हैं। ये प्लेट दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहे हैं। 7 मुख्य प्लेट है। चित्र 3.7 देखिए, इसका चित्र दे रखा है। प्लेट वितरण, उनके विस्तार के क्षेत्र, दशव सीमाएं। इसकी प्लेट की सीमाएं दे रखी है। इसमें देखिए कैसे दे रखी है। यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट। इन मुख्य प्लेटों के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे प्लेट हैं जिनकी संख्या लगभग 20 है। इनमें से कुछ मुख्य प्लेट इस प्रकार हैं: अरबी प्लेट, फिलीपीनी प्लेट, कोकस प्लेट, नजका प्लेट, कैरिबियन प्लेट, किशोरिया प्लेट। मुख्य और छोटे गौण प्लेट संपूर्ण पृथ्वी के धरातल का निर्माण करते हैं। प्लेट वितरणी की पृथ्वी पर भूमि और जल के वितरण को समझने का एक तरीका है। वर्तनिकी प्लेटों का एक प्रकार से संचालन है। इस संचालन से आंतरिक सत्यों को समझाया गया है जो कि भूपृष्ठ के वितरण, पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण और भूकंप तथा ज्वालामुखी के वितरण के लिए उत्तरदायी है। प्लेट संचलन का रचना तंत्र। एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक आर्थर होमस ने सन 1928-29 में बताया कि स्थलमंडल के नीचे संवहनीय धाराएं विद्यमान हैं। इन संवहनीय धाराओं का केंद्र तो ज्ञात नहीं है, परंतु ये माना जाता है कि धरातल के नीचे इसकी गहराई लगभग 100 से 250 किलोमीटर है। ये धाराएं रेडियो धीमी खनिजों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। रेडियो ध्वनि खनिजों के एकीकरण और विखंडन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह खास पास की सेलों को पिघला देती है। इस तरह से संवहनीय धाराएं चलनी आरंभ हो जाती है। इस धाराओं को अपसरण और अभिस्परण क्रियाओं के साथ क्रमशः रोही और अवरोही क्रमों में वर्गीकृत किया गया है। ऊपर उठती हुई संवहनीय धाराओं द्वारा गर्म और चिपचिपा पदार्थ ऊपर की ओर उठने लगता है। धरातल के नीचे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचने के बाद ये धारा मुड़ जाती है। इससे ऊपर की परत फट जाती है। पिघला हुआ पदार्थ टूटे हुए भाग में धंस जाता है और इस प्रकार इससे एक नया धरातल का जन्म होता है और एक भारी प्लेट विपरीत दिशा में खिसकने लगती है। यह मध्य सागरीय कटक के नीचे होता है। दूसरी ओर 2 जोड़ी अवरोही ऊष्मीय संवहनीय धाराएं 2 प्लेट को आपस में जोड़ती है। यह अवरोही सीमा बनाती है जहां धंसाव की क्रिया होती है। संवहनीय धाराओं के कारण स्थलमंडल की प्लेट लगातार चलायमान रहती है। प्लेट सीमाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय संरचनात्मक लक्षण हैं। सीमाएं अत्यंत सुस्पष्ट और सरलता से पहचानी जाने वाली है। ये नवीन पर्वत तंत्रों, महासागरीय तटों और गंतों से संबंधित प्लेट लगातार खिसक रहे और इनके खिसकने की दिशा अपेक्षित है। प्लेटों के खिसकने की दिशा के आधार पर आसानी से 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं की पहचान की जा सकती है। चित्र 3.8 देखिए, विनाश का क्षेत्र। कैसे खिसक रही है प्लेट? निर्माण, ऐसे निर्माण हो रहा है इसका। प्लेट रूपांतर भ्रंश। विनाश का क्षेत्र प्लेट। नया प्लेट पदार्थ। जैसी प्लेट। प्लेट सीमाओं के प्रकार। अपसरण सीमाएं, अभिसरण सीमाएं, रूपांतर, अभ्रंश सीमाएं।
संवहनी धाराएं रेडियो धीमी पदार्थों से उत्पन्न होती है। ये धाराएं भूपृष्ठ की परत तक पहुँचते ही मुड़ जाती है। अपरसिक धाराएं भूपृष्ठ के मिलन क्षेत्र में खिंचाव पैदा करती है, जिससे ये टूट जाती है। चुंबकीय पदार्थ इसे टूटे हुए भाग में घुसकर ठोस हो जाता है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं खंडों को विपरीत दिशा में ढकेलकर एक नए क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे निर्माण क्षेत्र कहते हैं। अभिसारण सीमाओं पर नज़दीकी की दो प्लेटें एक दूसरे के बहुत पास आ जाती है और टकरा जाती है। जब दोनों खंड महाद्वीपीय प्रकार के होते हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है। जब एक खंड महाद्वीपीय तथा दूसरा महासागरीय होता है तब भी इनकी सीमाओं के पास पर्वतों का निर्माण होता है। इससे प्रायद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। जब दोनों खंड महासागरीय होते हैं तो दोनों टूट कर खस जाते हैं और नीचे प्रवेश कर जाते हैं। इससे गर्तों का निर्माण होता है। इस प्रकार के सीमाओं पर भूकंप और ज्वालामुखी उद्भेदन प्रमुख है। इन तीनों की अवस्थाओं में धरातलीय क्षेत्र कम हो जाता है, इसलिए इसे विनाश का क्षेत्र भी कहते हैं। रूपांतर भ्रष्ट सीमा वह होती है जहाँ एक दूसरे के साथ स्थिर प्लेट एक दूसरे से रगड़ते हुए विपरीत दिशाओं में खिसक जाते हैं। इसके खिसकने की दिशा एक दूसरे के साथ साथ विपरीत हो जाती है, परंतु यह एक दूसरे के समांतर खिसकते हैं। इसलिए यहाँ ना तो नए क्षेत्र का निर्माण होता है और ना ही भूपट्टी नष्ट होती है, इसलिए इसे परिरक्षित क्षेत्र कहते हैं। प्लेट स्थायी लक्षण नहीं होते, वरन इनका आकार और आकृति बदलती रहती है। प्लेट विभाजित या पास के प्लेट से जुड़ सकते हैं। लगभग सभी परिवर्तनिक हलचलें प्लेटों की सीमाओं पर होती है। प्लेट वर्तनिक सिद्धांत से पहले बैनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की आलोचना विशेष रूप से ऊर्जा या शक्ति के लिए हुई थी, जो महाद्वीपों को विस्थापित करती है। वास्तव में इस सिद्धांत को स्पष्ट प्रमाणों के होते हुए भी अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन समुद्र तट की पदार्थों और पूरा चुंबक करतों में किए गए अन्वेषणों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया और 1960 में प्लेट वर्तनिक सिद्धांत ने प्लेट संचालन के रचना तंत्र की समस्या को सुलझा दिया। प्लेट वर्तनी बेनाम भूकंप और ज्वालामुखी। पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण। चित्र 3.9 यह स्पष्ट कर देता है कि यह प्लेटों की सीमाओं से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। प्लेटों की सीमाएं वे क्षेत्र है जहां हर प्रकार की वर्तनिक क्रियाएं होती है। प्लेटों के खिसकने से मुक्त हुई ऊर्जा भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में यहां अभिव्यक्त होती है। देखो दे रखा है इसमें। चित्र 3.9 संसार के प्रमुख भूकंप और ज्वालामुखी प्लेटियाँ। देखिए ये है भूकंप ज्वालामुखी। जब भूकंप के क्षेत्र ज़्यादा रहते हैं तो भूकंप ज़्यादा आते हैं। जब ये डाक है और लावा पठार है, जब त्रिकोणीय और ज्वालामुखी देख सकते हो छोटे छोटे आकार में दे रखे हैं। वो जो कति वाइट है वो भूकंप है, वो जो ऐसे भरे हुए है वो ज्वालामुखी बेटी। आपने क्या सीखा? पृथ्वी का धरातल गतिशील है। यह गतिशीलता धरातल के नीचे क्रियाशील शक्तियों, आंतरिक शक्तियाँ तथा धरातलीय वायुमंडलीय शक्तियों, बाह्य शक्तियों के कारण है। यह पृथ्वी पर हो रहा जबकि पृथ्वी घूमन और परिक्रमण कर रही है। धरातल असमतल है। अंत एक प्रकार का गतिशील सभ्य हमेशा बना रहता है, जिसे भूमंडलीय संतुलन कहा जाता है। बहुत से विद्वानों के विचारों के बाद एरियारी और प्लेट के विचार अधिक स्पष्ट है। एरियारी ने सभी शैलों के नाम धरातल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
उन्होंने कहा कि सभी स्तंभों के अनुसार उनकी जड़ें होगी। विशाल और ऊंचे पर्वत की जड़ें भी नीचे बहुत बड़ी होगी, जबकि पठार और मैदान सबसे नीचे भागों की जड़ें छोटी होगी। प्लेट ने माना कि पृथ्वी पर पाई जाने वाले विभिन्न शैलों का धरातल अलग अलग होगा। एक निश्चित गहराई पर विभिन्न ऊंचाई और भार वाले स्तंभों की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। अधिक ऊंचाई वाली राशि का घनत्व कम होगा, जबकि कम ऊंचाई वाली राशि का घनत्व अधिक होगा। अंत दोनों ही भूमंडलीय संतुलन की समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न परिवेशी में पृथ्वी पर भूमि और जल का वितरण स्थायी नहीं है। यह बदल रहा है और भविष्य में भी बदलेगा। यह परिस्थिति स्थिर वैगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन में परिष्कृत रूप में ही कही गई, परंतु जिस रचनातंत्र की उन्होंने व्याख्या की है वह वैज्ञानिक नहीं था। अंततः इस सिद्धांत को गतिशील साक्ष्यों के होते हुए भी अस्वीकार कर दिया गया। होमस द्वारा प्रतिपादित संगणकीय धाराओं और प्लेट वितरणिक सिद्धांत ने पृथ्वी के धरातल को समझने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान की। पूरा चुंबकत्वक और महासागरीय विस्तारण के अध्ययन ने प्लेट वितरणिक सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का धरातल सैकड़ों टूटे हुए टुकड़ों, जो कि बहुत विशाल और भारी है, से बना है। इन खंडों को ही प्लेट कहा जाता है। ये 7 बड़ी और 7 छोटे आकार की प्लेटें हैं। संवहनीय धाराओं के सिद्धांत अनुसार जिसमें संचलन 3 संभावित रूपों में होता है। प्रथम 2 पास ही प्लेट एक दूसरे से दूर खिसक रही है सारण, और जहां एक नए क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। द्वितीय, जब 2 प्लेट आपस में मिल रही हो अभिसारण और ध्रुव हो रहे हो जिससे एक क्षेत्र नष्ट हो रहा हो। तृतीय, अब 2 प्लेट एक दूसरे के पास से खिसक रहे हो रूपांतर भ्रमक, जहां पर दोनों के सीमांत परिरक्षित हो रहे हो। इन विभिन्न परिवर्तनिक क्रियाओं के कारण भूकंप और ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं से संबंधित है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।